हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ते होंगे, अच्छे से सभी का पढ़ाई जो है वह चलता होगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो है वह फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है वह कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याएं की जो है वह ये हम यानी कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है वो हमारा यानी कि वास्तविक संख्या हम पहले पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो जितना भी नंबर का जो यानी कि संख्या जितना भी आता है सभी को हम आपको बताएंगे, सभी का डिफिनीशन बताएंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, ये सभी आपको हम बताएंगे। अब देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत में ये हम 3 टॉपिक ही पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या में ये हमारा सेकेंड टॉपिक होगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में जो है वह हम क्या करते हैं, तो बेसिकली जो है वह अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में जो है वह हम एलसीएम जो है वह और जो है वह हम HCF ये दोनों जो है वह हम निकालते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम एलसीएम और HCF जो है वह हम निकालते हैं। LCM ये दोनों जो है वह हम निकालते हैं। जब ये आएगा तो आपको हम पूरे जो है वो बताएंगे। और जो है वह इस वीडियो में हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को क्या होता है नहीं होता है ये सभी के बारे में आपको बताएंगे। और देखिए 3 में जो है अपरमय संख्या और अपरमय संख्या जो है वो हम पढ़ेंगे। तो अपरमय संख्या जैसे रहेगा यानी जैसे √3 रहेगा, √5 रहेगा और जो है वह √7 रहेगा। ये सभी कहेगा कि जो है वह जैसे ये √7 √3 प्लस ये 2 रहेगा, ये सभी का कहेगा कि जो है वह अपरमय संख्या आपको सिद्ध करके दिखाने के लिए। तो इनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम अपरमय संख्या के जो है वह पहले अपरमय संख्या किसको कहते हैं इनका डिफिनीशन समझेंगे, फिर जाके जो है वह हम इनको सिद्ध करना भी जो है वह हम सीखेंगे। आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए ये जो है वो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है बहुत सारा नंबर आता है। तो पहले हम बारी बारी से पहले सभी को हम देखते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत पहले हम पढ़ेंगे यानी कि ये जो है वह प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो है वह हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो आप लोग ये जो है वह बच्चे जो है वह पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर हम किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए हम यहाँ पे डिफिनीशन लिखे हैं, गिनती के सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती के जितनी भी संख्या है, तो गिनती पहले ये बताइए गिनती जो है वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर जैसे आप मान चलिए अगर हम ये ऑफलाइन में अगर ये हम क्लास लेते, तो अगर देखिए अगर ऑफलाइन में अगर हम ये क्लास लेते, अगर जो है वो यानी कि क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है यानी 50 विद्यार्थी बैठा हुआ है, अगर हम किसी को खड़ा करके और जो कहेंगे कि यानी कि तुमको गिनना है कि यानी कि ये जो क्लास अभी चल रहा है इसमें कितना बच्चा है, अगर हम एक बार स्टूडेंट को खड़ा करेंगे और उनको कहेंगे कि बताने के लिए, तो वो कैसे यानी कि गिनेगा, यानी कि कैसे उनको काउंट करेगा। तो वो यानी कि ऐसे काउंट करेगा 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 ऐसे करके गिनेगा। तो वही है हमारा प्राकृतिक संख्या, उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती के सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो गिनती हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ये ऐसे स्टार्ट होता है। तो देखिए ये इसी को जो है वह हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह देखिए यह 1 से जो है वह शुरू होती है। यानी ये जो यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है वह 1 से शुरू होती है और अनंत तक जो है वह जाता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो जैसे हम देखिए 1 2 3 ये जो है वह जा रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा है अगला पूर्ण संख्या। हमारा अगला टॉपिक है यानी कि जो है वो अब हम यानी प्राकृतिक संख्या आपको बता दिए हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, तो होल नंबर कहते हैं। तो पहले हम पूर्ण संख्या का डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो हम प्राकृतिक संख्या 1 से यानी कि जो है वो हम पढ़ते हैं 1 2 3 4, इसी में अगर हम जीरो को हम यानी कि छोड़ दिए थे, अगर जीरो को भी अगर हम शामिल कर लेते हैं, तो जीरो को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो 0 1 2 3 4 ये ऐसे बनेगा। इसी को जो है वो हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए ये हम डिफिनीशन लिखे हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी जो है वह शामिल कर ले तो जो है वह ऐसी संख्या जो है वह ऐसी संख्या का समूह क्या यानी कि कौन सा संख्या कहलाएगा, हमारा पूर्ण संख्या का जो है वह समूह कहलाता है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये 0 1 2 3 ये जो है वह चलते रहेगा, तो इसी को हम यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार हम फिर से आपको बता दें,
पूर्ण संख्या हम वैसी संख्या को कहेंगे जो यानी कि जैसे हम प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर हम उनमें 0 भी शामिल कर देंगे तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे चलता रहेगा। तो अब देखिए हमारा जो है वह अगला है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि जिनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीजर, ये जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको जो है वो आप लोग अच्छे से देखिएगा कि इनका डिफिनीशन क्या होता है। इनको हम अच्छे से आपको हम बताते हैं। तो पहले इनका हम डिफिनीशन समझते हैं। तो देखिए पूर्णांक संख्या को जो है वह हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर, यानी इंटीजर हम कहते हैं पूर्णांक संख्या को। ठीक है, अब देखिए सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग यानी कि कहिएगा सर ये हम धनात्मक किनको कहते हैं, ऋणात्मक किनको कहते हैं। धनात्मक हम उनको कहते हैं जहाँ पे जो है जैसे ये +1 +2 +3, तो ये जो है वह हम यानी कि धनात्मक पूर्णांक ये हमारा हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो माइनस यानी -1 -2 -3 यानी माइनस लगा रहेगा उनको हम ऋणात्मक कहेंगे। तो ये तो समझ गए होंगे। तो देखिए धनात्मक यानी पूर्णांक को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और ऋणात्मक पूर्णांक को हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर। तो ये भी आप लोग समझ गए। तो जो है वह यही हमारा डिफिनीशन बन जाएगा। सभी धनात्मक और ऋणात्मक यानी पूर्ण संख्या तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो देखिए आप कहे यानी कि आप कहिएगा सर 0 का आप यानी कि कहाँ लिए हैं, तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 0 जो है वह उदासीन होता है, यानी कि जो है वह न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल इंटीजर होगा यानी उदासीन होगा। अब देखिए इसी जो यानी कि ये जो पूर्णांक संख्या है इसको जो है वह हम I या फिर Z से जो है वह सूचित करते हैं। यानी कि जो है वह पूर्णांक संख्या को किससे हम सूचित करते हैं, I और Z से जो है वह सूचित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पूर्णांक संख्या जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा टॉपिक है यानी कि सम संख्या। सम संख्या हम किसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इवन नंबर। यानी कि सम संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर का पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए जिस भी संख्या का इकाई अंक, यानी कि देखिए जिस संख्या का इकाई अंक, ये देखिए ये जो है वो आपको याद रख लीजिएगा। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक लिखा मिल जाए, यानी कि ये जो यानी कि 0 2 4 6 8 ये जो यानी कि आपको हम बताए हैं, तो ये यानी कि इसमें से कोई आपको एक मिल जाए, एक लिखा हुआ मिल जाए, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 2 8 2 5 6 2 7 6 क्या ये सम संख्या है। तो देखिए ये 0 2 4 6 8 देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ, यहाँ पे 6 लिखा हुआ, यहाँ पर भी जो है वह 6 लिखा हुआ है। तो ये जो है वो हमारा क्या है, तो सम संख्या। तो सम संख्या हम उन्हीं को कहेंगे जहाँ पे जो है वह 0 2 4 6 8 ये जो है वो पांचों में जो है वो आपको कहीं भी ये एक भी दिख जाएगा तो उनको हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हम विषम संख्या यानी कि देखते हैं विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं, ओड नंबर। अब देखिए ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में जो है वह 0 2 4 6 8 लिखा ना मिले, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये देखिए आपको हम सम संख्या में बताए थे 0 2 4 6 8, यानी कि आपको कहीं भी ये मिल जाएगा तो हमारा सम संख्या होगा। और यही यानी कि विषम संख्या में यही यानी डिफिनीशन हो जाएगा, जहाँ पे 0 2 4 6 8 अगर आपको नहीं मिलता है तो उसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए यहाँ पे सम संख्या नहीं है, यहाँ पे 0 2 4 6 में जो है वह कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा जो है वह हमारा विषम संख्या होगा। यहाँ पे देखिए 1 है, ये भी यानी कि ये पांचों में जो है वह कोई सा नहीं है, तो ये हमारा विषम संख्या होगा। ये 3 भी जो है वह यानी यहाँ पे 3 है, ये यानी कि 5 में आपको बताया है, इसी में जो है वह इसमें जो है वह कोई सा नहीं है, तो ये हमारा जो है वह विषम संख्या हो जाएगा। यही जो है वह विषम संख्या का डिफिनीशन हो जाएगा। विषम संख्या को हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट यानी कि अगला है यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे जो है वह ऑब्जेक्टिव भी जो है वह कई बार आपके यानी कि एग्जाम में जो है वह बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए भाज्य संख्याएं को जो है वह इंग्लिश में हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब देखिए इनका डिफिनीशन ये कहता है वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
आप लोग ये बहुत ही जो है वो यानी कि जो है वो शांत दिमाग लगा के एकदम आसानी से सुनिएगा। हम आपको फिर से ये जो है वो रिपीट करते हैं। कहता है भाज्य संख्या हम उनको कहेंगे वे संख्याएं जो अपने आप और एक के अलावा, यानी कि ये कहना चाहता है ये कि जो है वो भाज्य संख्या हम उनको कहेंगे जो अपने आप या फिर एक से जो है वह यानी अपने आप और एक के अलावा, यानी कि एक से तो कटना चाहिए और अपने आप से भी कटना चाहिए और इनके अलावा किसी और नंबर से भी कटना चाहिए, उसको जो है वह हम यानी कि जो है वह भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो 12 जो है वह 12 किन किन से कटता है, ये तो एक से कटता है और ये 12 से भी कटता है और ये यानी कि वे संख्या जो अपने और एक, तो ये अपने से भी करता है और एक से भी करता है। और देखिए और कहता है किसी और भी संख्या से। अब किसी और संख्या से देखिए, ये तो 12 तो 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, या फिर 4 से भी करता है, या फिर 6 से भी करता है, और किसी से भी करता है तो नहीं करता है। इसका मतलब यही, यानी कि ये यही कहना चाहता है कि एक से और अपने आप से और किसी से भी जो है वह कटना चाहिए, और किसी से भी जो है वह कटना चाहिए, उसी को जो है वह हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपके बाद यानी कि बोर्ड एग्जाम में यानी कि प्रश्न आया हुआ है कि जो है वह सबसे, यानी कि ये प्रश्न आया हुआ है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है? सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि कौन सा है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वह 4 है। हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। उसके बाद जो है वह 6 आता है और उसके बाद जो है वह हमारा कौन सा आता है? तो हमारा 8 आता है। इसके इसी तरीका जो है वह बढ़ते जाता है। तो यानी कि जो है वह सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 है। तो ये जो है वह यानी कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। ये तो भाज्य संख्या का जो है वह डिफिनीशन समझ गए। अब देखिए ये भाज्य संख्या, अब हम अभाज्य संख्या को समझते हैं। अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या कहता है? तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, यानी अभाज्य संख्या जो है वह यहाँ पे लिखे हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब देखिए इसका डिफिनीशन, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे, यानी उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य यानी कि ये जो है वो अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के डिफिनीशन ये कहना चाहता है, ऐसी संख्या जो अपने आप से और एक के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। भाज्य संख्या हम कह रहा था अपने आप से, एक से, और जो है वह किसी और अन्य से भी कटना चाहिए, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या हम उनको कहते हैं जो है वह एक से और जो है वह अपने आप से ही कटे, उनको हम यानी कि जो है वह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 11 यानी 29। यहाँ पे देखिए 2 जो है वह, यानी ये जो है 2 हमारे यहाँ पे लिखे हैं, तो 2 जो है वह हमारा, ये हमारा 1 से भी कटता है और जो है वह ये 2 ही कटता है। ये 2 ही नंबर से जो है वह कटेगा। तो ये जो है वह हमारा अभाज्य संख्या है। और देखिए 3 जो है वह, 3 भी जो है वह हमारा, ये जो है वह 1 से कटता है और ये अपने आप यानी कि 3 से कटता है। 5 भी जो है वह 1 से कटता है, अपने आप से करता है। 11 भी जो है वह 1 से करता है और ये अपने आप यानी 11 से ही करता है। इसी को जो है वह हम क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब यानी कि प्राइम नंबर हम कहते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है वह एग्जाम में आ जाता है, अक्सर एग्जाम में। देखिए यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है। ये आप लोग ये याद रखिएगा, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। अब देखिए 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए ये यानी कि प्रश्न आपके यानी कि बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा कि कहेगा कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं। तो आप लोग इनको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 1 से लेकर यानी कि 100 तक में जो है वह टोटल 25 अभाज्य संख्या आता है। तो ये जो है वो आप लोग इनको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। भाज्य संख्या उसको हम कहेंगे जो एक और जो है वह अपने आप और किसी और से भी कटे, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या हम उनको कहेंगे जो अपने आप या फिर एक से कटे, उनको जो है वह हम
अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं, हमारा क्या है तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या हम किनको कहेंगे, तो देखिए वैसी संख्या जिसका मोसो, यानी कि वैसी संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहेंगे जिनका जो है क्या यहाँ पे लिखा हुआ है मोसो, यानी कि जिसका मोसो एक होता है, यानी उसी संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहेंगे, यानी कि उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या को हम यानी कि सअभाज्य संख्या कहेंगे जिसका जो है यानी कि मोसो जो है एक होगा। देखिए यहाँ पे 5 और 7 और यहाँ पे 2 और 3, इसका जो है मोसो कितना आता है, 5 और 7 का मोसो आएगा 1 और ये 2 और 3 का जो है मोसो आएगा 1। इसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीके से समझ गए। ठीक है, अब देखिए परमेय संख्या। अब जो हमारा आता है नेक्स्ट है हमारा परमेय संख्या। फिर हम परमेय संख्या समझेंगे, फिर जाके जो हम वास्तविक संख्या जो है यानी कि इन करेंगे। तो देखिए हमारा परमेय संख्या यानी कि हम किसको कहेंगे, तो देखिए वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, यानी वैसी संख्या को हम परमेय संख्या कहेंगे जो p बटे क्यू के रूप का हो तथा जिसका क्यू शून्य नहीं हो। देखिए वैसी संख्या को हम जो है यानी परमेय संख्या कहेंगे जिनका रूप जो है p बाई क्यू के रूप का हो, यानी कि जहां पे जो ये जो नीचे जो क्यू दिख रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसी संख्या को हम क्या कहेंगे तो परमेय संख्या कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 ये 1/2 5/7 ये हमारा जो है परमेय संख्या है। देखिए ये जो है नीचे जो है शून्य नहीं है, नीचे में शून्य हो जाता है तो हमारा वो परिभाषित हो जाता है, इसलिए जो है नीचे में शून्य नहीं होना चाहिए, इसी संख्या को हम कहेंगे परमेय संख्या। अब देखिए परमेय संख्या क्या कहता है, परमेय संख्या की डिफिनेशन देख लेते हैं। परमेय संख्या देखिए वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम जो है परमेय संख्या कहते हैं, यानी कि जो है वैसी संख्या को हम परमेय संख्या कहेंगे जिनको हम p बाई क्यू के रूप में जो है नहीं लिख सकते हैं, उसी संख्या को हम परमेय संख्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल √2 √3 √3 + 5 2 + √5 ये सभी जो है हमारा परमेय संख्या है। इसको जो है आगे यानी कि आप जो है यानी कि 1.2 हम यानी कि सॉल्व करेंगे कि √2 एक परमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करके जो है दिखाना पड़ेगा कि हम यानी कि जब एक्सरसाइज में आपको बताएंगे तो वहां पे आपको ये बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पे पाई जो है एक क्या होता है तो अपरमेय संख्या होता है। पाई जो है एक हमारा अपरमेय संख्या होता है। अब देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। अगर आपको ये पूछ देगा कि ये जो है 22/7 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या अपरमेय संख्या, आप बताइए क्या वहां पे जवाब दीजिएगा। तो बहुत सारा बच्चा जो होगा वो कहेगा कि जो है अपरमेय संख्या होगा, लेकिन जो आपका कहना गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा 22/7 इनको हम जो है p बाई क्यू के रूप में जो है लिख दिया है। तो p बाई क्यू के रूप में जहां भी लिख दिया है, जहां पे जो है q यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, जहां पे नीचे में क्यों रहता है तो क्यों के स्थान पे 0 नहीं है, ये हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा, ये हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 22/7 जो है हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है यानी कि जो मेन टॉपिक था वो हमारा रियल यानी वास्तविक संख्या। अब इनको हम समझते हैं बारी बारी से। देखिए जितने भी प्रकार की संख्याएं आप सबने ऊपर पढ़ी सब यानी कि सब की सब वास्तविक संख्या कहलाती है। अब देखिए यही यानी कि हमारा वास्तविक संख्या का अगर हम डिफिनेशन यानी कि ये तो हमारा बुक वाला डिफिनेशन दिया हुआ है, अगर हम अपने आप से अगर बनाइएगा तो ये तो सही बात है। यानी कि वास्तविक संख्या उसी संख्या को कहेंगे जो यानी कि देखिए हम जितने भी प्रकार की संख्या जैसे हम परमेय संख्या और परमेय संख्या यानी कि ये जो है सअभाज्य संख्या और जो यानी कि हमारा विषम संख्या सम संख्या ये सभी हम जितना भी पढ़े हैं उन्हीं को हम यानी कि उन्हीं से जो यानी कि सब मिलकर जो है वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, अब देखिए इनका डिफिनेशन देखिए परमेय संख्या और यानी कि आपके बुक में दिया हुआ है परमेय संख्या और परमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3 ये हमारा परमेय संख्या है, 2/3 हमारा परमेय संख्या है, √3 हमारा परमेय संख्या है, √5 वो परमेय संख्या और ये 10 हमारा परमेय संख्या है। ये जो है ये सभी जो है हमारा कौन परमेय संख्या और परमेय संख्या के समूह हम क्या कहते हैं तो वास्तविक संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वास्तविक संख्या जो बहुत ही अच्छा तरीके से समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था अंकगणित के आधारभूत परमेय। अब हम 2 पॉइंट दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी कि इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो देखिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहना चाहता है, तो देखिए ये जो है वह प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। देखिए इसका मतलब ये यानी कि ये कहना ये चाहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कि हम प्रत्येक भाज्य संख्या सभी भाज्य संख्या को जो है वो हम अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे यानी कि उसी को जो है यानी ये देखिए यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है वह व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि ये जो प्रत्येक जितना भी भाज्य संख्या जैसे हमारा है 4 6 8 ये सभी को अगर ये सभी हमारा भाज्य संख्या है, इनको जो है वह गुणनखंड यानी कि गुणनफल के रूप में जो है वह व्यक्त करेंगे यानी गुणनखंडित करेंगे किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है वह 6 हमारा जो है वह क्या भाज्य संख्या है, इसका जो है वह हम यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा आएगा 2 × 3 × 6 आएगा, ये आएगा। तो ये यही कहना चाहता है यानी कि यहाँ पे 2 × 6 यहाँ पे देखिए इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 6 यहाँ पे नहीं लिखिएगा, यानी कि 2 × 3 यहाँ पे इनको हम लिख सकते हैं, 2 × 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। ये यही कहना चाहता है भाज्य संख्या को जो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये जो हम लिखेंगे, यही कहना चाहता है कि भाज्य संख्या यानी कि हम कोई एक भाज्य संख्या उठाए और उनको जो है वो आप 2 अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम ये 6 जो है वह भाज्य संख्या उठाए है, ये देखिए इसका यानी कि हम यानी कि फैक्टर निकाले गुणनखंड निकाले यानी कि ये हमारा 2 × 3 ये हमारा क्या अभाज्य संख्या है। तो यही यानी कि कहता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यही करना चाहता है कि आप किसी एक भाज्य संख्या को उठाइएगा तो उनका जो है वो यानी कि आप जो है वो यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो वो जो है वो अभाज्य संख्या होगा, यही जो है वो कहना चाहता था। जैसे आप मान के चलिए जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे मान चलिए हम ले लेते हैं 18 ले लेते हैं, 18 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2
और ये 3 गुने ये 3 आएगा। तो देखिए ये 2 3 3 ये यानी 2 3 3 आया है, तो 2 भी हमारा यानी कि अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा 18 को जो है वो यानी कि ये हमारा 18 जो है वो यानी कि भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है, तो इनको हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा डिफिनीशन करना चाहता है। तो देखिए अंगणित आधारभूत प्रमेय जो है वो हम ये जो है वो हम SCF यानी HCF और जो है वो हम ये जो है वो हम LCM, ये SCF और ये LCM यानी कि जो है वो हम लॉसो और जो है वो हम मोसो, यानी अंगणित आधारभूत प्रमेय से हम लॉसो निकालते हैं और मोसो निकालते हैं। ये दोनों जो है वो हम निकालते हैं। तो बेसिकली इसी में जो है वो यही यानी कि पढ़ना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो यानी अगणित आधारभूत प्रमेय से जो है वो एक फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी कि जो है वो यानी कि किसी संख्या का जो है वो LCM यानी कि मान चलिए ए और बी जो है वह कोई 2 नंबर है, यानी ए और बी जो है वह कोई 2 नंबर है। तो उनका अगर हम लॉसो निकालेंगे यानी कि हम कहना का मतलब LCM, ये जो है वह ए और बी का जो है वह हम LCM निकालेंगे और ये इनको गुना कर देंगे LCM यानी कि LCM ऑफ ए बी गुने ये जो है वो हमारा SCF ऑफ ए बी, यानी जो है वो हम ए बी का जो है वो LCM निकालेंगे और यानी कि ए बी का जो हम LCM निकालेंगे यानी HCF निकालेंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है वह ये जो 2 नंबर रहेगा उनके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए गुने बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है वो फॉर्मूला आपको जब यानी कि हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये यूज होगा। तो आप लोग इनको भी जो है वह नोट करके जो है वह रख लीजिएगा, ताकि जो है वह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये इतना समझ गए होंगे। तो फॉर एग्जांपल यानी कि अंगणित के आधारभूत प्रमेय से हम किसी HCF LCM निकालते हैं। तो जैसे देखिए हमारा जो है वो 8 है, ठीक है। 8 है तो 8 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुने ये 2 आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 का पावर कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई यानी कि हम ले लेते हैं, अब मान के चलिए जैसे 16 हम यानी कि जो है वह 16 यानी कि हम ले लिए, तो 16 ले लिए तो ये जो है वो हमारा कितना आएगा, तो ये जो है वह यानी कि 16 जो है वह यानी यहाँ पे जो है वो 48 ले लीजिए, 48 ले लीजिए, ताकि जो है आपको समझने में और अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर हम 2 से लगा इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 48 का जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आएगा। तो देखिए ये हम 2 से लगाएंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या में जो सबसे छोटी है तो ये सबसे छोटी हमारा 1 होता है। तो 1 होता है तो 1 तो सभी में लग जाता है, लेकिन 1 को हम छोड़ देंगे 2 से लगाएंगे तो ये हमारा होगा ये 2 और ये 4 और ये 2 से लगाएंगे ये 12 और ये 2 से लगाएंगे तो ये 6 और ये 2 से लगाएंगे तो ये 3। तो देखिए ये हमारा आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने ये 2 और ये हमारा जो है वह गुने 3। तो देखिए ये 2 का पावर जो है वह 1 2 3 4 यानी 2 का पावर 4 गुने ये 3, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो देखिए आप लोग अगर हम इनका LCM निकालेंगे LCM, LCM इनका ऐसे निकलता है, यानी कि इनका LCM यानी कि LCM हम ऐसे निकालेंगे। ये देखिए दोनों संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये इतना और ये इतना आया हुआ है। LCM ये कहता है दोनों संख्या में जो है वह दोनों यानी कि जो है वो उभयनिष्ठ हो, यानी कि दोनों मिलता हुआ हो, यानी कि कॉमन हो। तो देखिए ये दोनों में जो है वो कॉमन कौन सा है, ये 2 का पावर 3 है तो यही हम 2 का पावर 3 ले लेंगे। तो 2 का पावर 3 दोनों में मिला है, 2 का पावर 3 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि यही यानी 2 जो है वह ये देखिए ये दोनों में जो है वह मिल रहा है, यानी कि दोनों में जो है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो वो जो है वो हम लिख देंगे। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 जो है वो इसका हमारा LCM हो जाएगा। HCF कहता है HCF, LCF ये कहता है कि दोनों में जो है यानी कि देखिए ये दोनों में जो यानी कि 2 2 मिल रहा है, तो दोनों में यानी कि LCM यही कहना चाहता था दोनों में जो मिल रहा होगा उसका 2 कम घात का होगा उनको हम लेंगे। तो दोनों में मिल रहा है 2 का पावर 3 2 का पावर 3, लेकिन कम क्या है 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 लिया है। और ये LCM में HCF में ये कहता है कि दोनों में जो मिलता होगा उसका जो अधिकतम पावर यानी कि घात का होगा उनको हम लेंगे। तो ये दोनों में हमारा 2 का पावर 3 मिल रहा है, तो जो है वह 2 का पावर 3 मिल रहा है, तो इसमें जो है अधिकतम घात कितना है तो 2 का पावर 4 है, तो ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 का पावर 4 हो जाएगा। और देखिए और जो हुआ यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो हम यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 0, तो 3 के पावर 0 का वैल्यू यानी 3 के पावर 0 है, किसी भी पावर का यानी कि पावर में जब 0 रहता है तो उसका मान तो 1 होता है। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका अधिकतम 3 3 दोनों मिला है, इसका अधिकतम पावर कितना है 3 का अधिकतम पावर 1 है और यहाँ 3 का पावर 0 है, तो जो है वो इसका सबसे अधिकतम पावर 1 है, तो ये हम 1 को लेंगे, 3 का पावर ये 1, सभी को गुना कर देंगे। तो गुना हम जब कर देंगे तो ये जो है वह
कितना आएगा, तो ये हमारा होगा ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने ये 2 और ये गुने 3। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी यानी 8, 8 दूनी 16, 16 48, यानी 48 जो है वो हमारा इसका SCF हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये जो है वो यानी कि ये जो हम फॉर्मूला बताए हैं तो इसको जो है हम यानी कि सत्यापन भी कर देते हैं, यानी कि प्रूव भी कर देते हैं। तो देखिए यानी कि ये फॉर्मूला कहता है LCM AB। देखिए हम AB का स्थान पर ये हम 8,48 लिए हैं, 8,48 लिए हैं, यानी कि मतलब ये हम लिए हैं 8 और 48। ये जो है वह ए का स्थान पर 8 है और बी का स्थान पर 48 है। ए और बी हम दोनों नंबर लिए हैं। तो देखिए ये जो है वह यानी कि फॉर्मूला कहता है SCF ऑफ ए बी यानी LCM ऑफ ए बी। तो ए बी का हम LCM निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो है वह LCM ऑफ ए बी। तो ए बी का स्थान पर हम ये 8 और ये 48 ले लेंगे गुने, और ये कहता है SCF ऑफ ए बी। ये हमारा 8,48 और ये जो है वह दो संख्या जो यानी कि हम जिसका LCM SCF निकाले हैं उसी के गुणनफल के इक्वल होता है। तो हम निकाले हैं A, B, तो ये जो है वो हमारा 8,48 हो जाएगा। ये इतना हो गया। तो देखिए SCF ऑफ 8,48 कितना निकाले हैं, तो 8 निकाले हैं, ये हमारा 8 हो जाएगा। और LCM ऑफ यानी कि 8,48 कितना निकाले हैं, तो ये 48 हो गया। तो देखिए ये 8 गुने 48 देखिए ये और ये दोनों बराबर हो गया। ये जो है वह ये जो हम लिखे हैं वह बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गई। तो देखिए यहाँ जो है वह 1 नंबर का और 2 नंबर का जो है वह क्वेश्चन आ जाता है हर एक साल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था 3 नंबर में था अप्रमेय संख्या। तो अप्रमेय संख्या बहुत ही छोटा है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रमेय 1.3 है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या, हम मान लेते हैं P यानी कि जो है वह एक कोई अभाज्य संख्या। यदि ये जो P को जो है वह A² विभाजित करता है, ये जो P एक अभाज्य संख्या है, अगर ये जो है वह हम मान लिए P एक अभाज्य संख्या है, अगर ये P जो है वह A² को विभाजित करता है तो ये P को जो है वह A भी विभाजित करेगी, जहां A जो है वह धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए हम यानी कि मान चलिए हम ले लेते हैं जो है वह 16 ले लेते हैं, जो है वह यानी कि एक अभाज्य संख्या हम मान लिए हैं 16 जो है वह अभाज्य संख्या है। अगर ये जो 16 यानी कि 2 पावर यानी कि 2 का पावर जो है वह 2 यानी कि 16 जो है वह 4 से यानी 16 को हम 4 से डिवाइड लगाएंगे तो ये पूरी कट जाएगा। अगर ये यानी कि पूरी कट गया तो वही ये कहता है कि जो है वह तो PA को भी डिवाइड करेगा, यानी 16 जो है वह ये 2 पावर 2 हम लिख सकते हैं, तो ये 16 जो है वह 2 को भी जो है वह पूरी जो है वह विभाजित करेगा। तो देखिए इस प्रमेय के हिसाब यानी कि ये जो है वह यानी कि प्रमेय से जो है वह हम यानी सिद्ध करना सीखेंगे। √3 एक अप्रमेय संख्या है, √5 एक अप्रमेय संख्या है, √3 प्लस एक अप्रमेय संख्या है, जो कि जो है वह 1.2 यानी कि एक्सरसाइज में है। तो आप लोग को हम यानी कि सॉल्व करवाएंगे, तो वहाँ पे जो है वह इनको पूरे डिटेल से आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वह ये हमारा वीडियो एंड होगा। अब इसमें जितना भी वास्तविक संख्या में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था या फिर जितना भी था हम आपको समझा दिए हैं। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके एक्सरसाइज यानी कि 1.1 के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो है वो आपको NCERT यानी कि जो है वो जितना भी क्वेश्चन है सभी को हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।